नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKD IT स्टडीज पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए साथियों कैसे हो? आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार इस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से अपनी स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। तो जैसा कि साथियों आपको पता है, हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो अति महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो उपयोगी प्रश्न है उन पर लगातार विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। साथियों आज इस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 22 है जिसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए साथियों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जानते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। साथियों स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करें हैं तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। साथियों आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट का लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब बताइए साथियों, सिंपल शब्दों में मैं आपको पूछूं तो आपको लाइट एंड फैन परिपथ का है वो आपको लोड पूछा है साथियों। अब बताइए लाइट एंड फैन परिपथ का लोड है वो कितना होता है। तो साथियों ऑप्शन ए आपका 800 वाट, ऑप्शन बी है 1400 वाट, ऑप्शन सी है 1200 वाट और ऑप्शन डी है आपका 1000 वाट। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि लाइट एंड फैन परिपथ का जो आपका लोड है वो आपका 800 वाट होता है। अब वहीं पे बात करें हम पावर परिपथ की, तो पावर परिपथ का जो आपका लोड होता है वो दोस्तों 3000 वाट होता है। साथियों ध्यान रखना, लाइट एंड फैन परिपथ का 800 वाट और पावर परिपथ का आपका 3000 वाट है जो लोड होता है। अब साथियों बात करें लाइट एंड फैन परिपथ में आपके उपभोग बिंदुओं की, तो आपके उपभोग बिंदु है या मैक्सिमम जो आपके पॉइंट है वो आपके 10 होने चाहिए और पावर परिपथ में जो आपके उपभोग बिंदु है मैक्सिमम बिंदु है वो आपके 2 होने चाहिए। साथियों ध्यान रखना, लाइट एंड फैन परिपथ के लिए आपका लोड है वो 800 वाट है, उपभोग बिंदुओं की संख्या 10 है। पावर परिपथ के लिए आपका लोड का मान है वो आपका 3000 वाट है और उपभोग बिंदुओं की संख्या वो आपकी 2 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें आपको लाइट एंड फैन परिपथ का पूछा है जो कि ऑप्शन ए में आपका दे रखा है 800 वाट। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है फीडर साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित होते हैं। अब बताइए साथियों, फीडरों का हम निर्माण करते हैं, इनमें से किस क्वांटिटी को ध्यान में रख के हम फीडर को निर्माण करते हैं या फीडर का मान है उनमें से किस पे आधारित होता है यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है सिस्टम वोल्टेज, ऑप्शन बी है लोड करंट, ऑप्शन सी है वितरण ट्रांसफार्मर की अवस्थिति और ऑप्शन डी है आपका सिस्टम की आवृत्ति। अब बताइए साथियों इनमें से किस राशि को ध्यान में रख के हम फीडरों का है जो निर्माण करते हैं या फीडरों की साइज है उसका निर्धारण करते हैं। क्या रहेगा इसका सही आंसर साथियों, कमेंट बॉक्स में जो अपना सही आंसर है जो ज़रूर टाइप करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी लोड करंट के आधार पे है जो हम फीडरों की साइज का निर्धारण करते हैं। साथियों ध्यान रखना, हम पहले ये तय करते हैं कि इस फीडर में है जो हमारा कितना लोड है, उस लोड के आधार पर ही है जो हम फीडर की है वो साइज का निर्धारण करते हैं। साथियों ध्यान रखना, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी फीडर का साइज है वो लोड करंट के आधार पर निर्धारित किया जाता है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला आपका क्वेश्चन है थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर की मुख्य भूमिका क्या है। अब बताइए साथियों, जो आपके तापीय विद्युत गृह होते हैं उनमें जो आपका इकोनोमाइजर का मुख्य कार्य है वो क्या है आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए अतितापन करने में सहायता, ऑप्शन बी है पानी को ठंडे करने में सहायता, ऑप्शन सी है फ्लू गैसों से गर्मी निकालना और बॉयलर फीड पानी को प्री हीट करना और ऑप्शन डी है आपका कोयले के दहन में करने में सहायता प्रदान करना। बताइए साथियों क्या रहेगा सही आंसर। तापीय विद्युत गृह में इकोनोमाइजर का क्या कार्य होता है यह आपको पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका इकोनोमाइजर का मुख्य कार्य होता है वो आपका फ्लू गैसों के द्वारा है जो आपके बॉयलर में जो आपका फीड पंप के द्वारा वाटर फीड होता है उस वाटर फीड को फ्लू गैसों के द्वारा आपका गर्म करके वो ये इकोनोमाइजर द्वारा बॉयलर को फीड किया जाता है। ध्यान रखना साथियों, इकोनोमाइजर के द्वारा है हम कह सकते हैं बॉयलर की
दक्षता बढ़ाने का कार्य करता है। साथियों ध्यान रखना, इकोनोमाइज़र की सहायता से बॉयलर की दक्षता बढ़ती है, क्योंकि यह जो वाटर पंप के द्वारा जो आपका पानी फीड किया जाता है, उस पानी को फ्लू गैसों की मदद से गर्म कर देता है इकोनोमाइज़र, और गर्म पानी को जो आपके बॉयलर में भेज देता है। साथियों ध्यान रखना, हीट पंप से वाटर है जो आपका इकोनोमाइज़र में आता है, इकोनोमाइज़र में फ्लू गैस की मदद से आपका वाटर गर्म होता है, और यह गर्म वाटर है जो आपको बॉयलर को फीड कर दिया जाता है। इससे जो बॉयलर की दक्षता है उसमें वृद्धि होती है। साथ ही ध्यान रखना, इसके द्वारा है तो फ्लू गैसों के द्वारा आपके फीड पंप द्वारा फीड किए गए वाटर को गर्म करके इकोनोमाइज़र को, बॉयलर को प्रदान करने का कार्य है जो आपका इकोनोमाइज़र का होता है। साथ ही ध्यान रखना, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोयले का दहन साथ ही ध्यान रखना बॉयलर में होता है। और पानी को ठंडा करना, या हम कह सकते हैं भाप को पानी में बदलने का कार्य है वो कंडेंसर द्वारा किया जाता है। साथियों ध्यान रखना, कंडेंसर है जो भाप को है वो पानी में बदल देता है, और यह पानी है जो फीड पंप के द्वारा वापस है जो इकोनोमाइज़र में फीड किया जाता है, और इकोनोमाइज़र इस पानी को गर्म करके बॉयलर को फीड कर देता है, जिससे बॉयलर की दक्षता है वो उच्च हो जाती है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर थ्री फेज एसी स्रोत से जुड़ा होता है तो यह घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो इस गति पर घूर्णन करता है। अब बताइए साथियों, एक स्टेटर में जब हम थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं तो उसमें घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब बताइए उसकी गति को है हम किस नाम से जाना जाता है, यह आपको पूछा गया है, या चुंबकीय क्षेत्र है वो किस गति पर घूर्णन करता है, इसका आपको आंसर है वो बताना है। ऑप्शन ए है परिवर्ती गति, ऑप्शन बी है रेटेड गति, ऑप्शन सी है नो लोड गति, और ऑप्शन डी है आपका सिंक्रोनस गति। तो बताइए साथियों, जो आपका घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस गति पे घूर्णन करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो आपका घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका सिंक्रोनस गति पे घूर्णन करेगा। साथ ही ध्यान रखना, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की गति को ही हम सिंक्रोनस गति कहते हैं। साथ ही ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है जो आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, यानी थ्री फेज स्टेटर में जब हम एसी सप्लाई देंगे तो उसमें घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ध्यान रखना साथियों, चुंबकीय क्षेत्र की गति को ही हम सिंक्रोनस गति कहते हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र है जो आपका सिंक्रोनस गति पे घूर्णन करता है, इसीलिए जो इसकी गति को हम सिंक्रोनस गति कहते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तेजना बदलकर सिंक्रोनस मोटर को विभिन्न पावर फैक्टर पर संचालित किया जा सकता है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर निम्न में से किस पर संचालित करते हैं। अब बताइए साथियों, उत्तेजना को परिवर्तित करके हम सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर है वो परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आपकी मोटर है वो आपकी ओवर एक्साइटेड कंडीशन में है। साथियों ध्यान रखना, ओवर एक्साइटेड कंडीशन में है तो इस कंडीशन में आपकी सिंक्रोनस मोटर है वो किस पावर फैक्टर पर कार्य करेगी, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है यूनिटी पावर फैक्टर, ऑप्शन बी है शून्य पावर फैक्टर, ऑप्शन सी है लीडिंग पावर फैक्टर, और ऑप्शन डी है आपका लैगिंग पावर फैक्टर है। अब बताइए साथियों, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है वो किस पावर फैक्टर पर संचालित होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी यदि आपकी सिंक्रोनस मोटर है वो ओवर एक्साइटेड है तो आपकी वो लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करेगी। साथियों ध्यान रखना, अगर आपकी ओवर एक्साइटेड है तो। साथियों ध्यान रखना, यदि आपकी सिंक्रोनस मोटर है वो आपकी अंडर एक्साइटेड है, अंडर एक्साइटेड की स्थिति में जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है वो आपकी लैगिंग पावर फैक्टर पे कार्य करेगी। साथियों ध्यान रखना, यूनिटी पावर फैक्टर कब होगा, जब आपकी मोटर का उत्तेजना है उसको आपने क्रिटिकल कंडीशन तक बढ़ा दिया, यानी आपने आपकी उत्तेजना है वो क्रिटिकल पोजीशन पे है, तब आपका जो पावर फैक्टर है वो आपका यूनिटी रहेगा। साथियों ध्यान रखना, जब आपकी जो आपकी उत्तेजना कंडीशन है वो आपकी क्रिटिकल पोजीशन में है उस समय आपका पावर फैक्टर है सिंक्रोनस मोटर का वो यूनिटी रहेगा। ओवर एक्साइटेड है तो आपकी लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा, अंडर एक्साइटेड है तो आपका लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा। तो साथियों ध्यान रखना, सिंक्रोनस मोटर है जो आपकी यूनिटी, लीडिंग और आपका लैगिंग तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करने वाली मोटर है, और किस कंडीशन में किस पावर फैक्टर पे कार्य करती है यह मैंने आपको बता दिया गया है, यानी अंडर एक्साइटेड है तो लैगिंग पावर फैक्टर पे कार्य करेगी, ओवर एक्साइटेड है तो लीडिंग पावर फैक्टर पे कार्य करेगी, और अगर आपकी उत्तेजना है वो क्रिटिकल कंडीशन में है तो आपकी सिंक्रोनस मोटर वो आपकी यूनिटी पावर फैक्टर पे कार्य करेगी। तो इस क्वेश्चन का साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर है, क्योंकि इसमें ओवर एक्साइटेड दे रखा है तो इस कंडीशन में जो आपकी मोटर है वो आपकी लीडिंग पावर फैक्टर पे कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लेमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर दो वाइंडिंग्स होती है।
ये 2 वाइंडिंग्स लंबवत रूप से लगे हुए हैं, यानी इनके बीच है जो आपका फेज अंतर है वो 90 डिग्री का है। इनमें से एक मुख्य वाइंडिंग है, तो दूसरी कौन-सी है बताइए साथियों? सिंगल फेज मोटरों में आपके 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग आपको दे रखी है जिसे मुख्य वाइंडिंग, या जिसे हम कह सकते हैं कि ये आपकी रनिंग वाइंडिंग होती है, जिसे हम मुख्य वाइंडिंग भी कहते हैं। अब बताइए साथियों, दूसरी प्रकार की जो आपकी वाइंडिंग होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आर्मेचर वाइंडिंग, ऑप्शन बी है रोटर वाइंडिंग, ऑप्शन सी है रनिंग वाइंडिंग और ऑप्शन डी है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग। साथियों ध्यान रखना, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कह देते हैं और इसे ही हम सहायक वाइंडिंग भी कह देते हैं। साथियों ध्यान रखना, ऑक्सिलरी, स्टार्टिंग और सहायक वाइंडिंग ये तीनों एक ही वाइंडिंग का नाम है, और आपका रनिंग या मुख्य वाइंडिंग है जो आपका एक ही वाइंडिंग का नाम है। तो बताइए साथियों, आपको पता होना चाहिए सिंगल फेज मोटर में है जो 2 वाइंडिंग होती है, एक आपकी मुख्य वाइंडिंग होती है और दूसरी आपकी है जो आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है साथियों, जिसे हम स्टार्टिंग या सहायक वाइंडिंग भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। साथियों ध्यान रखना, रनिंग वाइंडिंग है ये आपका मुख्य वाइंडिंग का ही नाम है। साथियों ध्यान रखना, आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर पे की जाती है और रोटर वाइंडिंग है जो आपके स्क्विरल केज प्रकार के रोटर में है जो चालक छड़ें स्थापित की जाती है, उसे रोटर वाइंडिंग कहते हैं। तो सिंगल फेज मोटर में है जो आपकी 2 वाइंडिंग होती है, जिसे एक हम रनिंग वाइंडिंग, एक इसे स्टार्टिंग वाइंडिंग या जिसे सहायक या ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। ये आपकी 2 प्रकार की सिंगल फेज मोटर में वाइंडिंग होती है। साथियों ध्यान रखना, इस वाइंडिंग्स में जो आपका फेज अंतर है वो आपका 90 डिग्री का होता है। साथियों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किस सर्किट ब्रेकर को शोर परेशानी का संभावित स्रोत माना गया है? अब बताइए साथियों, इनमें से ऐसा कौन सा सर्किट ब्रेकर है जिसके संचालित होने पे हमें अत्यधिक शोर का अनुभव होगा? ऑप्शन ए है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जिसे हम एबीसीबी भी कहते हैं। ऑप्शन बी है SF6 सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन सी है ऑयल सर्किट ब्रेकर, जिसे हम ओसीबी भी कहते हैं। ऑप्शन सी है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जिसे हम वीसीबी भी कहते हैं। साथियों ध्यान रखना, ये इनकी फुल फॉर्म है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछी जा सकती है। अब बताइए साथियों, आपको पूछा गया इनमें से सबसे ज़्यादा शोर है वो किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में हमें देखने को मिलता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है ना, यह जब संचालित होता है तो इसी में बहुत है तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। साथ ही ध्यान रखना, जिसे हम शोर का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ध्वनि है वो बहुत है तीव्र होती है। क्योंकि साथियों इसमें जो आपका स्पार्किंग बुझाने का जो माध्यम होता है वो आपका वायु होता है। साथियों ध्यान रखना, वायु को इसमें उच्च दाब पे भरा जाता है और जब यह संचालित होता है तो इस उच्च दाब की वायु के कारण इसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण स्पार्किंग को कंट्रोल किया जा सकता है और यह जो आपका सर्किट ब्रेकर है वो संचालित हो जाता है। तो इसी कारण है जो इसको शोर का संभावित है जो स्रोत माना गया है। साथ ही ध्यान रखना, SF6 सर्किट ब्रेकर है जिसे हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर भी कह देते हैं। साथ ही ध्यान रखना, SF6 को सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर भी कह देते हैं। यह आपके उच्च वोल्टेज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साथ ही ध्यान रखना, इसमें है जो आपकी SF6 गैस है वो काम में लेते हैं स्पार्किंग बुझाने के माध्यम के रूप में, और ऑयल सर्किट ब्रेकर में है जो हम ऑयल काम में लेते हैं स्पार्किंग को बुझाने के लिए, और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है उसमें हम जो निर्वात रखते हैं, साथ ही उसमें किसी भी प्रकार की गैस वगैरह नहीं भरी जाती, इसमें निर्वात रखा जाता है। साथ ही ध्यान रखना, ये जो आपके सर्किट ब्रेकर के प्रकार है वो इनमें आर्किंग को बुझाने के माध्यम के आधार पर ये इनमें वर्गीकरण किया गया है। यानी आपका आर्किंग बुझाने का माध्यम एयर ब्लॉक सर्किट ब्रेकर में वायु है, आर्किंग बुझाने का माध्यम आपका SF6 सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल है और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में जो आपका निर्वात रखा जाता है। साथ ही ध्यान रखना, जब आपका सर्किट ब्रेकर है जो संचालित होता है तो उस समय सर्किट ब्रेकर में तेज स्पार्किंग उत्पन्न होती है, उसी स्पार्किंग को बुझाने के माध्यम के आधार पर है तो आपके इन सर्किट ब्रेकरों में ये वायु, SF6 गैस, ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ये सारे माध्यम है जो आपके काम में ली जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी एयर ब्लॉक सर्किट ब्रेकर में जो हमें अत्यधिक शोर सुनने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा मोटर सिंगल फेज AC या DC पावर स्रोत पर चल सकता है? अब बताइए साथियों, इनमें से ऐसी कौन सी मोटर है जो AC और DC दोनों सप्लाई पे है जो समान रूप से चल सकती है? ऑप्शन ए आपका यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी है रिपल्शन मोटर, ऑप्शन सी है सिंक्रोनस मोटर और ऑप्शन डी आपका रिलक्टेंस मोटर है। बताइए साथियों क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर?
तो साथियों एकदम ईजी क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आता होगा। तो प्लीज़ इसका जो सही आंसर है वो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में टाइप करें। साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आपकी यूनिवर्सल मोटर है वो आपकी एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे जो समान रूप से संचालित की जा सकती है। यूनिवर्सल मोटर को साथियों ध्यान रखना हम एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं, इसे हम डीसी सीरीज मोटर भी कहते हैं, इसे हम सार्वभौमिक मोटर भी कहते हैं। साथियों ध्यान रखना ये सारे यूनिवर्सल मोटर के ही नाम है। और इसे हम सार्वत्रिक मोटर भी कहते हैं, और इसे हम स्वर्ण विद्युत बर्मा मोटर के नाम से भी जानते हैं। साथियों ये सारे नाम है जो आपके यूनिवर्सल मोटर के ही नाम है, और इस मोटर को हम एसी डीसी दोनों सप्लाई पे चला सकते हैं। साथियों ध्यान रखना इस मोटर को है जो आपको बिना लोड नहीं चलाना चाहिए। यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड है इसको आपको कदापि नहीं चलाना चाहिए। ये अपनी बिना लोड चलाने चलाने पे है जो ये अपनी उच्च गति है वो पकड़ सकती है, यानी इसकी गति है जो आपकी भयानक हो सकती है, और यह अपने फाउंडेशन वगैरह को उखाड़ सकती है। साथियों इसलिए जो आपको यूनिवर्सल मोटर को कभी भी बिना लोड नहीं संचालित करना चाहिए, लोड के साथ ही इसको स्टार्ट करना चाहिए। रिपल्शन मोटर साथियों ध्यान रखना जो आपकी प्रत्याकर्षण सिद्धांत पे कार्य करती है। साथियों ध्यान रखना इसीलिए इस मोटर को प्रतिकर्षण मोटर भी कहते हैं। साथियों रिपल्शन मोटर को प्रतिकर्षण मोटर भी कहते हैं क्योंकि ये जो आपके प्रत्याकर्षण सिद्धांत पे कार्य करती है, और इसके जो कार्बन बर्स है वो आपस में शॉर्ट सर्किट रहते हैं। साथियों ध्यान रखना कार्बन बर्स है वो आपके शॉर्ट सर्किट रहते हैं, और इसका प्रयोग है जो मुख्यतः हम कंडेशनर में करते हैं। साथियों ध्यान रखना कंडेशनर में है जो हमारे मुख्यतः जो प्रत्याकर्षण मोटर प्रयोग में लेते हैं, और यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग आपको पता ही होगा क्रेन, मिक्सर, ग्राइंडर, इनमें जहाँ पे हाई उच्च स्पीड की और हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता हो वहाँ पे हम यूनिवर्सल मोटर काम में लेते हैं। और रिपल्सन मोटर का मैंने आपको बता दिया कंडेंसर में प्रयोग करते हैं। सिंक्रोनस मोटर साथियों आपको पता होना चाहिए आपकी नियत गति वाली मोटर है, यानी आपकी तुल्यकालिक स्पीड यानी घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड पे इसका रोटर घूर्णन करता है, इसीलिए इसे तुल्यकालिक मोटर या सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। और यह आपकी जो है नियत गति वाली मोटर है। सिंक्रोनस मोटर का साथियों ध्यान रखना प्रयोग है जो हम पावर फैक्टर सुधारने में भी करते हैं, यानी ट्रांसमिशन लाइन के समांतर में जोड़ के हम ट्रांसमिशन लाइन का पावर फैक्टर है वो सिंक्रोनस मोटर के द्वारा बढ़ा सकते हैं। रिलक्टेंस मोटर ध्यान रखना साथियों एक प्रकार की है जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है। साथियों ध्यान रखना रिलक्टेंस मोटर जो आपकी एक प्रकार की सिंक्रोनस मोटर है। तो ये साथियों हमने इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शनों पे विस्तृत रूप से चर्चा कर ली है। आपको इन सारी मोटरों के बारे में ध्यान होना चाहिए। इनमें से किसी का भी आपका क्वेश्चन है जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसकी इन मोटरों की जो मुख्य मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। तो चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले सबसे सामान्य सोलर सेल का निर्माण निम्नलिखित में से किस तत्व से किया जाता है। अब बताइए साथियों सोलर सेल बनाने के लिए हम इनमें से कौन से तत्व को काम में लेते हैं, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है जर्मेनियम, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है सिलिकॉन, और ऑप्शन डी है आपका कार्बन। बताइए साथियों सोलर पैनल बनाने में हम कौन सा कंपोनेंट है जो काम में लेते हैं, या कौन सा मटेरियल है जो हम काम में लेते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आता होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का एकदम इजी क्वेश्चन है। साथियों सोलर सेल बनाने के लिए जो हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, साथियों ध्यान रखना यह आपका एक प्रकार का अर्धचालक मटेरियल है, सेमीकंडक्टर है, और इसका प्रयोग है जो हम सोलर पैनल बनाने के लिए करते हैं। साथियों ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों ध्यान रखना जर्मेनियम भी आपका अर्धचालक है। साथियों ध्यान रखना जर्मेनियम और सिलिकॉन है दोनों आपके अर्धचालक है, लेकिन आपके सोलर पैनल बनाने में जो मुख्यतः काम में लेते हैं वो हम सिलिकॉन को काम में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। साथियों ध्यान रखना कार्बन का प्रयोग है जो हम कार्बन बर्स बनाने के लिए काम में लेते हैं। मोटरों में जो कार्बन बर्स बने होते हैं ना उनको बनाने के लिए है जो हम कार्बन का प्रयोग करते हैं। साथियों ध्यान रखना कार्बन का जो आपका गलनांक है वो बहुत उच्च होता है। साथियों लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है वो आपके कार्बन का गलनांक होता है। साथियों इसीलिए जब आपका कम्यूटेटर पे घर्षण होता है तो इनमें उच्च तापमान होता है, फिर भी उच्च गलनांक के कारण है जो इनको है हम कार्बन बर्स का प्रयोग है जो मोटरों में करते हैं। साथियों ध्यान रखना, और साथियों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि आपको पूछ ले कि कार्बन बर्स को हम मोटर में रिप्लेस करने की कब जरूरत होती है, यानी हम चेंज कब करते हैं,
तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका आंसर है वो कन्फ्यूज़ वाला रहता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यदि आपका कार्बन बर्स 1/3 घिस गया हो, 1/3 घिस गया हो, या आपका 2/3 शेष रह गया हो, या तो ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ मिलेगा यानी 1/3 घिस गया तो आपको चेंज करना है, और या ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ मिलेगा कि 2/3 शेष रह गया तो चेंज करना है। साथियों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपका इन दोनों में से कोई एक है ऑप्शन जो आपके आंसर में आएगा। यदि आपके दोनों ऑप्शन आ रखे हैं तो तीसरा ऑप्शन आपका ए और बी दोनों का होगा। साथियों ध्यान रखना, इनमें से ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे और एक साथ आएंगे तो आपका तीसरा ऑप्शन है वो ए और बी दोनों का होगा। साथियों ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें स्टूडेंट्स है जो बार बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, यानी आपके कार्बन बर्स है वो आपके या तो 1/3 घिस गए हो तब चेंज कर देना चाहिए, या आपके 2/3 शेष रह गए हैं तब आपको कार्बन बर्स को चेंज करने की आवश्यकता होती है। साथियों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी सोलर पैनल के लिए जो हम सिलिकॉन का प्रयोग है वो करते हैं। साथियों ध्यान रखना, और सिलिकॉन है जो आपका एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, निम्न ऊर्जा संयंत्रों में से किस में ईंधन परिवहन की लागत व्यवहार में शून्य होती है? अब बताइए साथियों, सिंपल शब्दों में मैं आपसे पूछूं तो आपको इनमें से कौन सा पावर प्लांट है जिनमें आपके रनिंग कॉस्ट है वो आपकी शून्य होती है? यानी आपकी स्टार्टिंग कॉस्ट हाई हो सकती है, मीडियम हो सकती है, लेकिन जो आपकी रनिंग कॉस्ट है वो आपकी शून्य होती है, यानी बिल्कुल ही नगण्य होती है। बताइए साथियों, ऑप्शन ए है ताप ऊर्जा संयंत्र इन थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन बी है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन सी है भाप द्वारा चालित ऊर्जा संयंत्र, और ऑप्शन डी है आपका जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। बताइए साथियों किस संयंत्र में जो आपकी रनिंग कॉस्ट है जो आपकी शून्य होती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है ना, जल विद्युत संयंत्र होता है, उसमें आपकी रनिंग कॉस्ट है वो आपकी शून्य होती है। साथ ही ध्यान रखना, क्योंकि आपकी इसके साथ ही ध्यान रखना आपकी स्टार्टिंग कॉस्ट है वो आपकी प्रारंभिक लागत है वो आपकी इसकी उच्च होती है, बहुत पैसा लगता है इसको स्थापित करने में। लेकिन एक बार स्थापित करने के बाद, यानी किसी पहाड़ के ऊपर डैम वगैरह बना के नदी पे स्थापित कर दिया, तो उसके बाद है जो इसकी रनिंग कॉस्ट है वो आपकी शून्य हो जाएगी, यानी नदियों में से पानी आता रहेगा और आपकी बिजली है वो आपकी उत्पादित होती रहेगी। लेकिन इनकी स्टार्टिंग या हम कह सकते हैं प्रारंभिक लागत है वो आपकी उच्च होती है। साथ ही ध्यान रखना, ताप ऊर्जा संयंत्र की जो आपकी रनिंग कॉस्ट है वो आपकी हाई होती है, यानी इनमें हमेशा आपका कोयला वगैरह को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट वगैरह कोयला का भी खर्चा लगता है, तो इसकी जो आपकी रनिंग कॉस्ट है वो आपकी उच्च होती है। साथ ही ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा की संयंत्र की भी आपकी रनिंग कॉस्ट है वो आपकी उच्च होती है। साथ ही ध्यान रखना, और भाप द्वारा चालित ऊर्जा संयंत्र यही है जो आपका ताप ऊर्जा संयंत्र है। साथियों ताप ऊर्जा संयंत्र यानी कोयले से आपकी भाप बनती है और भाप से आपका टरबाइन चलती है, टरबाइन अल्टरनेट से कनेक्ट होती है जिसके द्वारा आप विद्युत उत्पन्न करते हो। तो भाप द्वारा चालित ऊर्जा संयंत्र है ये आपका एक प्रकार का ताप ऊर्जा संयंत्र ही है साथियों। और रनिंग कॉस्ट आपकी जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र यानी हाइड्रो पावर प्लांट की है जो आपकी रनिंग कॉस्ट शून्य होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन का स्पेन है वो 200 मीटर है, लाइन कंडक्टर का भार प्रति मीटर 0.7 किलोग्राम है, यदि अधिकतम स्वीकार्य तनाव 1400 किलोग्राम है तो अधिकतम सेक कितना होगा? अब बताइए साथियों, सेक का अगर आपको सूत्र मालूम है तो ये मात्र है आपका 20 सेकंड का क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन ए है 0.5 मीटर, ऑप्शन बी है 1 मीटर, ऑप्शन सी है 2.5 मीटर, और ऑप्शन डी आपका 2 मीटर है। साथियों चलिए मैं ही आपको सॉल्यूशन करा देता हूँ, क्या पता आपका शेक का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं है। तो साथियों शेक का आपका फॉर्मूला होता है WL²/8 × T। ये आपका साथियों शेक का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे W साथियों ध्यान रखना आपका वेट है, और L आपकी लंबाई है, और T आपका तनाव है। साथियों ध्यान रखना, यानी हमें वेट कितना दे रखा है साथियों, ध्यान रखना वेट हमें दे रखा है 0.7 किलोग्राम, यानी वजन है हमारे पास 0.7 किलोग्राम है W का मान, और हमारे पास लंबाई का मान है वो हमें 200 मीटर दे रखा है, और हमारे पास जो तनाव का मान है यानी टेंशन है जो हमारे पास 1400, साथियों ध्यान रखना जो 1400 किलोग्राम है वो हमारे पास तनाव है। तो साथियों ये सारा मान है जो हम फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास है जो आंसर आ जाएगा। साथियों डब्ल्यू का मान हमें दे रखा है 0.7 किलोग्राम, लंबाई हमारे पास 200 मीटर है, 200 का स्क्वायर हो गया क्योंकि यहाँ पे लंबाई का स्क्वायर दे रखा है, 8 × T का मान है हमारे पास 1400 किलोग्राम है। तो साथियों इसको जब हम सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से ये 7 बार कट गया, और 0.7 से 7 आपका 10 बार कट गया, 10 का 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, रह गया आपका 20/8। तो साथियों 20 में जब 8 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा
2.5 मीटर, क्योंकि यहाँ पे आंसर है जो हमें मीटर में दे रखा है, साथियों ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2.5 मीटर है वो आपका सेक का मान होगा। अगर साथियों आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप मात्र 20 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो ये फॉर्मूला है, प्लीज़ कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद रखिए साथियों। सेक का फॉर्मूला होता है आपका WL²/8 × T। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब बताइए साथियों, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में आपको इनमें से सही कथन है वो कौन सा दे रखा है। ऑप्शन ए है लोड में वृद्धि के साथ इसकी गति बढ़ जाती है। ऑप्शन बी है इससे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ऑप्शन सी है ये हल्के से लोड होने पर बहुत उच्च लेगिंग पावर फैक्टर पे चलता है। और ऑप्शन डी है इसकी रख रखाव लागत बहुत अधिक होती है। बताइए साथियों 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में इनमें से कौन सा कथन है वो ट्रू है। इसका सही से आंसर है जो जल्द से जल्द है कृपया कमेंट बॉक्स में टाइप करें। साथ ही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ सही आंसर देने या आपको जैसा भी आंसर देना है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने से घबराए नहीं। अगर आपका गलत भी होगा तो कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ आप सीखोगे। तो इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश है वो करें। और जब मैं आपको बता रहा होता हूँ या क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की चीज़ है मैं आपको समझा रहा होता हूँ तो उस समय आपका पूर्ण ध्यान है वो मेरी वॉइस पे और आपकी नज़रें हैं वो आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए साथियों। और पूर्णतः मनोयोग के साथ इन क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है साथियों। प्रैक्टिस से बढ़ के कुछ नहीं है, बार बार जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट होते जाएंगे और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन है जो अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं साथियों। ये मैं आपको विस्तार दिलाता हूँ। तो साथियों 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में इनमें से जो आपका सही कथन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। साथियों ध्यान रखना 3 फेज इंडक्शन मोटर के लोड में वृद्धि के साथ गति आपकी बढ़ती नहीं है। यह हल्के लोड पे बहुत उच्च या लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य नहीं करता है। और इसकी रख रखाव लागत साथियों ध्यान रखना अधिक नहीं होती है, कम होती है इसकी रख रखाव लागत। इसे ज़्यादा मेंटेनेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। परंतु साथियों इसे स्टार्ट करना आसान होता है क्योंकि इसमें सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। अब वो कैसे होता है साथियों मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपको पता है सिंगल फेज मोटरें हैं जो आपकी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है साथियों, क्योंकि इनमें आपका एक ही फेज होता है। और इसीलिए है जो हम इनमें कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं साथियों। ध्यान रखना कैपेसिटर का प्रयोग है जो हम सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए करते हैं। कैपेसिटर है जो आपका एक फेज को दो फेज में विभक्त कर देता है। अब दो फेज के द्वारा जो आपका घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र है जो उत्पन्न हो जाता है। साथियों ध्यान रखना घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कम से कम है जो आपको दो फेज की आवश्यकता होती है। एक फेज से आप घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकते। और जब तक घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तब तक आपकी मोटर है वो आपकी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होने वाली है साथियों। तो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम दो फेज है जो हम सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर के द्वारा बनाते हैं। और इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें आपके 3 फेज है। और साथ ही ध्यान रखना 3 फेज है तो आपका घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। और घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा तो आपकी मोटर वो आपकी सेल्फ स्टार्ट हो जाएंगी। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हमें मिनिमम कितने फेज की आवश्यकता होती है तो आपको बताना है कि घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हमें मिनिमम 2 फेज की आवश्यकता होती है। सिंगल फेज से हम घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम सिंगल फेज मोटरों में कैपेसिटर काम में लेते हैं। कैपेसिटर जो आपका एक फेज को दो फेज में विभक्त कर देता है जिससे हमारा घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और मोटर हमारी सेल्फ स्टार्टिंग हो जाती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। बताइए साथियों गैस टरबाइन पावर प्लांट है उनका अधिकतर प्रयोग है हम किस कंडीशन में करते हैं यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है बेस लोड, ऑप्शन बी है पीक लोड, ऑप्शन सी है प्लांट लोड और ऑप्शन डी है इमरजेंसी लोड। बताइए साथियों गैस टरबाइन पावर प्लांट का उपयोग है जो हम किसकी पूर्ति के लिए करते हैं, ये आपको पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी पीक लोड का जब समय होता है पीक लोड की कंडीशन में है जो हम गैस टरबाइन पावर प्लांट का काम में लेते हैं। साथियों ध्यान रखना गैस टरबाइन पावर प्लांट है उनको हम ज़्यादातर है वो पीक लोड के समय में काम में लेते हैं साथियों। यानी जिस समय है जो आपका लोड का मान है वो अधिकतर होगा या लोड का मान ज़्यादा होगा तो उस समय है जो हम गैस टरबाइन पावर प्लांट को काम में लेते हैं या उसे संचालित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है। बताइए साथियों परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई यानी इलेक्ट्रिकल यूनिट है आपको पूछी गई है। ऑप्शन ए है क्यूरी, ऑप्शन बी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है मेगावाट और ऑप्शन डी है आपका
किलोवाट। परमाणु ऊर्जा की इकाई है वो क्या रहने वाली है साथियों? बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर है? तो साथियों मैं आपको बता दूं क्यूरी आपकी है, जो आपकी हम कह सकते हैं तापमान की इकाई है साथियों, ध्यान रखना। एक होता है आपका क्यूरी टेम्परेचर होता है, क्यूरी तापमान यानी वह तापमान जिस पे आपके लोह चुंबकीय पदार्थ है वो आपके अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाए। तापमान का वह मान जिस पे आपके लोह चुंबकीय पदार्थ है वो अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाए, तो उस तापमान के मान को हम क्यूरी ताप कहते हैं साथियों, ध्यान रखना। क्यूरी ताप वह है जिस ताप पे लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाए। तो क्यूरी तो आपका आंसर होगा नहीं। साथ ही ध्यान रखना किलोवाट है जो आपका शक्ति का इकाई है, वाट किसी की इकाई है, वाट आपकी शक्ति की इकाई है, और मेगावाट की आपकी शक्ति की इकाई है। यानी शक्ति की इकाई आपकी वाट होती है, और वाट की जो बड़ी इकाई है वो आपकी किलोवाट, मेगावाट, ये आपकी बड़ी इकाइयाँ होती हैं। अब साथियों रहा आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो साथियों परमाणु ऊर्जा की इकाई है वो आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन होती है। इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो आपकी परमाणु ऊर्जा की इकाई है साथियों, ध्यान रखना। परमाणु ऊर्जा की इकाई आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लेकिन जो आपकी परमाणु ऊर्जा की इकाई है या जो आपकी परमाणु ऊर्जा है वो बहुत भारी मात्रा में होती है, इसीलिए हम इसे मेगा में व्यक्त करते हैं साथियों, ध्यान रखना। तो आपकी परमाणु ऊर्जा की इकाई है वो आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और ऊर्जा की इकाई है जो आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है साथियों, ध्यान रखना। ऊर्जा की इकाई आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपकी ऊर्जा की इकाई होती है, लेकिन परमाणु ऊर्जा है जो आपकी इसका मान अत्यधिक होता है, इसीलिए हम इसमें इसे मेगा में व्यक्त करते हैं साथियों, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी ऊर्जा की इकाई और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो आपकी परमाणु ऊर्जा की इकाई है, क्योंकि आपकी परमाणु ऊर्जा है वो आपकी हाई क्वांटिटी में होती है, यानी इसका मान उच्च होता है, तो इसीलिए हम इसमें मेगा में व्यक्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है पार्क जैसे खुले स्थानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लाइटिंग कौन सी है जो ऊर्ध्वाधर रूप से काम करने वाली हो? बताइए साथियों पार्कों वगैरह में ऊर्ध्वाधर यानी हम कह सकते हैं वर्टिकल कंडीशन में कौन सी लाइटिंग है जो हम प्रयोग कर सकते हैं, कौन सा लैंप है जो हम प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए आपका इनकेंडिसेंट लैंप, ऑप्शन बी है मर्करी वेपर लैंप, ऑप्शन सी है सोडियम वेपर लैंप, और ऑप्शन डी आपका फ्लोरोसेंट लैंप। बताइए साथियों वर्टिकल कंडीशन में इनमें से कौन सा लैंप है जो हम स्थापित कर सकते हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका मर्करी वेपर लैंप है जो हम पार्कों वगैरह में पर्याप्त प्रकाश के लिए है जो हम यूज करते हैं साथियों, ध्यान रखना। और इसे हैं जो हम वर्टिकल कंडीशन में यानी ऊर्ध्वाधर रूप में है जो हम स्थापित करते हैं, ताकि इसमें जो भी पारे या मरकरी की जो आपकी वाष्प भरी होती है वो आपकी समान रूप से ट्यूब में फैल जाती है, और जिसके कारण है जो इस वाष्प का आयनाइजेशन कारण होने के कारण है जो ये प्रकाश उत्पन्न करती है। तो साथियों ध्यान रखना मरकरी वेपर लैंप है, इसे हम वर्टिकल कंडीशन में लगा सकते हैं। इसमें पारे या मरकरी की वाष्प भरी जाती है जो आपकी समान रूप से ट्यूब में फैल जाती है, और जिसका आयनाइजेशन होने के कारण है जो आपका प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। साथियों अब एक क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछा जाता है कि सोडियम वेपर लैंप का आपका प्रकाश कैसा होता है, तो साथियों ध्यान रखना आपका आंसर होगा पीला, यानी सोडियम वेपर लैंप है जो आपका पीला प्रकाश जैसा है। साथियों ध्यान रखना, साथियों ध्यान रखना एक आपको पूछा जा सकता है कि इनकेंडिसेंट लैंप है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? साथियों ध्यान रखना उद्दीपन लैंप है जो आपका इनकेंडिसेंट लैंप का ही नाम है। ऑप्शन क्वेश्चन आपको उद्दीपन लैंप का पूछ ले तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है उद्दीपन लैंप और आपका इनकेंडिसेंट लैंप है वो आपका एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है आपका ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री कौन सी है? बताइए साथियों ओवरहेड लाइनों में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन में हम जो इंसुलेटर काम में लेते हैं वह इंसुलेटर है वह किससे बने होते हैं, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है प्लास्टिक से बने होते हैं, ऑप्शन बी है पोर्सिलिन, ऑप्शन सी है लकड़ी, और ऑप्शन डी है सीमेंट। तो साथियों एकदम इजी क्वेश्चन है, बिना टाइम गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपके इंसुलेटर है वो आपके पोर्सिलिन के बने होते हैं। साथियों ध्यान रखना ये बाकी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, प्लास्टिक की कोई इंसुलेटर बनाता है क्या? लकड़ी के बनाता है? सीमेंट के बनाता है? नहीं साथियों, इनमें एक ही ऑप्शन है जो आपका सही रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी पोर्सिलिन है जो हम इंसुलेटर यानी अचालक बनाने के लिए हम काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
यदि सिंक्रोनस मोटर की आवृत्ति में परिवर्तन के बावजूद पोल की संख्या समान होती है तो मोटर की गति। अब साथियों आपको पूछा गया है, एक सिंक्रोनस मोटर है, उसकी आवृत्ति में हमें परिवर्तन करना है, लेकिन उसमें पोल की संख्या समान है। बताइए साथियों, पोल की संख्या फिक्स है तो आवृत्ति में परिवर्तन के साथ उसकी गति में क्या परिवर्तन होगा, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है, ऑप्शन बी है आवृत्ति में वृद्धि के साथ बढ़ती है, और ऑप्शन सी है आवृत्ति से स्वतंत्र होती है, और ऑप्शन डी आपका आवृत्ति में वृद्धि के साथ घटती है। तो साथियों सिंक्रोनस स्पीड का आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, एन एस बराबर 120 इंटू एफ बटे पी। तो साथियों ध्यान रखना 120 और आपका कॉन्स्टेंट है और पोल की संख्या को आपने स्थिर कर दिया है, तो आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो आपके फ्रीक्वेंसी के समानुपाती हो जाएगी, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपकी सिंक्रोनस स्पीड भी बढ़ेगी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी घटेगी तो आपकी सिंक्रोनस स्पीड भी घटेगी, क्योंकि साथियों 120 आपका कॉन्स्टेंट है, फिक्स है, और पोल की संख्या को आपने फिक्स कर दिया है। अब यदि आप आवृत्ति को परिवर्तित करते हो तो आपकी सिंक्रोनस स्पीड भी आपकी परिवर्तित होगी, यानी आवृत्ति बढ़ाओगे तो सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगी, आवृत्ति घटाओगे तो सिंक्रोनस स्पीड घटेगी, क्योंकि यह आवृत्ति के समानुपाती होती है। अगर ये व्युत्क्रमानुपाती होती तो इसका उल्टा हो जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते तो स्पीड घटती, फ्रीक्वेंसी घटाते तो स्पीड बढ़ती। लेकिन ये समानुपाती है तो इसके समान अनुपात में जो आपकी फ्रीक्वेंसी के समान अनुपात में जो आपकी गति बढ़ेगी और घटेगी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी आवृत्ति में वृद्धि के साथ है जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड है वो बढ़ेगी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका क्वेश्चन है, एक विद्युत ड्राइव के बुनियादी तत्व कौन से हैं। अब बताइए साथियों, एक जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव होती है उसके जो प्रमुख रूप से तत्व है, ये उनमें से प्रमुख रूप से हम किस किस को काम में लेते हैं, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है कम्यूटेटर और कंट्रोल मोटर, ऑप्शन बी है रोटर और कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम, और ऑप्शन डी है आपका पावर सप्लाई और इलेक्ट्रिक मोटर। बताइए साथियों विद्युत ड्राइव में इनमें से हम मुख्य रूप से किस किस को काम में लेते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी, इन इलेक्ट्रिकल मोटर और कंट्रोल सिस्टम है जो आपके विद्युत ड्राइव के बुनियादी तत्व होते हैं, यानी आधारभूत तत्व होते हैं। साथ ही ध्यान रखना इसमें ये दो जो आपके मशीन्स है वो मुख्य होती है, एक तो आपकी मोटर होती है जिसे हम इलेक्ट्रिकल मोटर कहते हैं, और दूसरा होता है आपका कंट्रोल सिस्टम। साथ ही ध्यान रखना नियंत्रण प्रणाली। मोटर और कंट्रोल सिस्टम है जो आपके इसके दो मुख्य तत्व होते हैं एक इलेक्ट्रिकल ड्राइव के। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी इलेक्ट्रिकल मोटर और कंट्रोल सिस्टम है जो आपके इलेक्ट्रिकल ड्राइव के आधारभूत तत्व होते हैं, यानी इनका तो होना जरूरी है। ये इस प्रणाली में ये आपके दो है जो आपके मुख्य तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, हेलिकल कॉइल्स का इस्तेमाल आमतौर पर किसके लिए किया जाता है। बताइए साथियों, हेलिकल कॉइल का उपयोग है जो हम किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में करते हैं और किस लिए करते हैं, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है छोटे ट्रांसफार्मर के उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के लिए, ऑप्शन बी है बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए, ऑप्शन सी है बड़े ट्रांसफार्मर के उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के लिए, और ऑप्शन डी है आपका छोटे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। तो ये साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी बड़े ट्रांसफार्मर में हम लो वोल्टेज के लिए जो आपकी हेलिकल कॉइल है जो काम में लेते हैं। साथ ही ध्यान रखना जो आपके बड़े आकार के ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें निम्न वोल्टेज के लिए है जो हम कौन सी वाइंडिंग काम में लेते हैं, आपकी हेलिकल वाइंडिंग है उसे हम निम्न वोल्टेज के लिए काम में लेते हैं बड़े ट्रांसफार्मर में। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता। अब बताइए साथियों ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता है वो किस पे निर्भर करती है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है लोड पावर फैक्टर के वर्ग के अनुपाती होती है, ऑप्शन बी है लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है, ऑप्शन सी है लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ घटती है, और ऑप्शन डी आपका लोड पावर फैक्टर से स्वतंत्र होती है। बताइए साथियों एक ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी है वो किस पे निर्भर करती है, यह आपको पूछा गया है। बताइए साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या रहने वाला है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी एक आपकी ट्रांसमिशन लाइन की जो आपकी एफिशिएंसी है वो लोड पावर फैक्टर में अगर आपके वृद्धि होती है तो उसके साथ वो बढ़ती है। साथ में ध्यान रखना ये आपके लोड के पावर फैक्टर पे है निर्भर करती है। अगर आपका लोड के पावर फैक्टर में आपकी वृद्धि होती है तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता है उसमें भी आपकी वृद्धि होगी। साथ में ध्यान रखना
ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर सुधारने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या काम में लेते हैं, कैपेसिटर और आपकी सिंक्रोनस मोटर। ये दोनों है जो आपके ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर सुधारने का कार्य करते हैं। साथ ही ध्यान रखना, सिंक्रोनस मोटर को जो हम पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम में लेते हैं तो इसे हम सिंक्रोनस कंडीशनर कहते हैं। साथ ही ध्यान रखना, अगर सिंक्रोनस मोटर या कैपेसिटर को हम ट्रांसमिशन लाइन के समांतर में कनेक्ट कर देते हैं तो ये पावर फैक्टर सुधारने का कार्य करते हैं। और सिंक्रोनस मोटर जब पावर फैक्टर सुधारने का कार्य करती है या पावर फैक्टर इंप्रूव करने का जो वर्क करती है, उस टाइम सिंक्रोनस मोटर को जो हम सिंक्रोनस कंडीशनर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रांसमिशन लाइन की जो आपकी इफिशियंसी है वो लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करती है। यदि आपका लोड का पावर फैक्टर बढ़ेगा तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता भी बढ़ेगी। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर है बी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर की परिचालन गति। अब बताइए साथियों, इंडक्शन मोटर की परिचालन गति है वो आपकी इनमें से किस पे निर्भर करती है। ऑप्शन ए आपका लोड की वृद्धि के साथ स्थिर बनी रहती है। ऑप्शन बी है लोड की वृद्धि के साथ बहुत कम हो जाती है। ऑप्शन सी है लोड की वृद्धि के साथ बहुत कम हो जाती है। और ऑप्शन डी है आपका लोड की वृद्धि के साथ थोड़ी कम हो जाती है। अब बताइए साथियों, इंडक्शन मोटर की जो आपकी परिचालन गति है उस पर लोड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, यह आपको पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी यदि आप लोड में वृद्धि करोगे तो आप इंडक्शन मोटर की जो गति है वो थोड़ी कम हो जाती है। साथ ही ध्यान रखना, ज़्यादा कम नहीं होती है। अगर आप लोड में वृद्धि करते हो तो इंडक्शन मोटर की गति है उसमें कम मात्रा में, यानी बहुत ही निम्न है मात्रा में उसमें परिवर्तन होता है, यानी थोड़ी कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी। यदि आप इंडक्शन मोटर की लोड की में वृद्धि करते हो तो आपकी गति है वो गति में बहुत ही बारीक नियमन होता है, यानी हम कह सकते हैं थोड़ी मात्रा में या बहुत ही लो वेरिएशन है जो हमें गति में देखने को मिलता है यदि हम लोड में वृद्धि करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और आज के सेशन का अपना अंतिम क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव सिस्टम की नियमन इकाई फीडबैक सिग्नल के साथ ऑपरेटर के निर्देशों का मिलान करती है और उचित सिग्नल किसको भेजती है। डीसी ड्राइव सिस्टम की गति नियमन इकाई में फीडबैक सिग्नल के साथ ऑपरेटर के निर्देशों का मिलान करती है, लेकिन आपका जो करेक्ट सिग्नल होता है उसे किसको भेजती है यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपकी मोटर फील्ड यूनिट, ऑप्शन बी है फील्ड सप्लाई, ऑप्शन सी है फायरिंग सर्किट और ऑप्शन डी है आपका रेक्टिफायर ब्रिज सर्किट। बताइए साथियों, डीसी ड्राइव सिस्टम का ये आपका क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है वो क्या रहने वाला है। तो साथियों इस कंडीशन में जो आपका फीडबैक सिग्नल है वह आपका उचित सिग्नल है वो आपको फायरिंग सर्किट को भेजा जाता है। साथियों ध्यान रखना, यह आपका इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ड्राइव सिस्टम से आपका क्वेश्चन आया गया है। यानी डीसी ड्राइव सिस्टम की जो गति नियमन प्रणाली होती है उसमें आपके फीडबैक सिग्नल के साथ ऑपरेटर निर्देशों का मिलान करती है और जो आपका सही सिग्नल होता है उसे आपका फायरिंग सर्किट को भेजा जाता है। इस क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए साथियों, ये हमने आज के सेशन के सारे क्वेश्चनों पर विस्तृत चर्चा कर ली है। साथियों हमने प्रत्येक क्वेश्चन के प्रत्येक ऑप्शन पे विस्तार पूर्वक है जो चर्चा की है। तो इस प्रकार हमने आज के इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सारों के बारे में हमने जान लिया। अब साथियों मिलेंगे अगले पार्ट में इसी क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 23 में। तब तक आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। साथियों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप बार बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो फास्ट मोड में सेशन को दोबारा अटेंड कीजिए, इससे आपका समय भी बचत होगा और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। साथियों जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में सेट होते जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और आगे भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हें पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि साथियों क्वेश्चन हमेशा चेंज नहीं होते हैं। इस क्वेश्चनों को घुमा के पूछा जाता है, यानी इनका तरीका चेंज कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन है जो आपके 70% क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, बस उनको पूछने का तरीका है वो बदल दिया जाता है और तरीका बदलने के मात्र से ही केवल आप हैं जो कंफ्यूज हो जाते हो। तो साथियों बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये कंफ्यूज होने वाली शिकायत है वो दूर हो जाएगी और आप एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए भी आपकी प्रैक्टिस है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक आप सभी साथी इन क्वेश्चन सीरीज की या उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने इस चैनल पे प्यार प्रेम बनाए रखें। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद साथियों।